सपना जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफें होंगी, और जितनी बड़ी तकलीफें होंगी उतनी बड़ी कामयाबी होगी। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनंदन आपका इस जेआरएफ जंक्शन चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बात करने की कड़ी में हमारे बीच शशांक सिंह जी हैं। इन्होंने जेआरएफ की परीक्षा केमिस्ट्री से उत्तीर्ण की, जिसको जो है CSIR कंडक्ट कराती है। और केमिस्ट्री से जेआरएफ उत्तीर्ण करने के लिए सर्वप्रथम आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद धन्यवाद। शशांक जी, कंटिन्यू। देखिए, वैसे तो जेआरएफ केमिस्ट्री एक टफ एग्जाम है, लेकिन जितना हम मान लेते हैं कि वो टफ है उतना ऐसा भी कुछ नहीं है। आपको एक सिस्टमेटिक ढंग से चलना होता है, आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वहां पर पढ़ना रहता है। ठीक है, हम कभी कभी क्या होता है कि हम अनवांटेड सी चीजें पढ़ लेते हैं, लेकिन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीजें इंपॉर्टेंट है हम उसको नहीं टच करते। हो सकता है हमारे पास उस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब उतनी द लेवल ऑफ क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, तो उस क्वेश्चन को पकड़ना कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, लेकिन लिमिटेड टाइम। हो सकता है हमारा ज्ञान बहुत अच्छा हो, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा उस लेवल पर तैयारी ना हो। क्वेश्चन की सॉल्विंग कैसे करनी है, कैसे उसको इंटरप्रेट करना है, ये सारी चीजें हमारे पास ना हो। तो आज हम उसी पर थोड़ा डिस्कशन करेंगे। तो CSIR एग्जाम के लिए जब आप केमिस्ट्री से CSIR एग्जाम में बैठते हैं तो सबसे मुख्य चीज ये होती है कि आपके पास जो क्वेश्चन सॉल्व करने के तरीके हैं, क्वेश्चन पे ग्रिपिंग कैसी है। द मेन थीम इज दैट कि क्वेश्चन कैसे आप सॉल्व कर पाते हैं और उसके लिए पढ़ाई कैसे करते हैं। तो हम उस पर आते हैं कि क्या कैसे आप पढ़ाई करें, कैसे आप सेक्शन सी में जो आपके 25 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, तो आप उन 25 में से लगभग अगर आपको जेआरएफ करना है तो 20-22 क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करें, सेक्शन बी को कैसे अटेम्प्ट करें। और अगर हम CSIR नेट केमिस्ट्री की बात करें तो जो जीके कह रहा हूं मैं, जो जनरल एप्टीट्यूड के 30 क्वेश्चन पूछे, हाँ जनरल पेपर के जो 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो उतने मायने नहीं रखते। हालांकि ये मैं नहीं कह रहा हूं कि मायने नहीं रखते, बट उतना इंपॉर्टेंस नहीं रखते रिगार्डिंग CSIR केमिस्ट्री मतलब क्वालिफाई करने के लिए। बिकॉज एक अंतर इसमें है कि मतलब जैसे कि जो जेआरएफ का NTA एग्जाम कंडक्ट कराती है उसमें फर्स्ट पेपर का एक अहम रोल होता है, लेकिन CSIR के पेपर में आप कह सकते हैं उसका उतना अहम रोल नहीं है जितना नेट के पेपर में है। नहीं, बिकॉज अगर आप CSIR की बात करेंगे तो वहां पे फर्स्ट पेपर इज ऑफ ओनली अबाउट 30 मार्क्स, दैट इज ऑफ जनरल एप्टीट्यूड। और सब्जेक्ट कंसर्न जो होता है 170 मार्क्स का होता है। तो यू हैव टू फोकस ऑन सब्जेक्ट अगर आपका ठीक है, सब्जेक्ट की आपकी पकड़ अच्छी है, कमांड अच्छी है, तो यू कैन क्वालिफाई। 30 क्वेश्चन, हाँ ये मैं नहीं कह रहा हूं कि आप उनको छोड़ दो, आप उनके ग्रिपिंग ना करो। जिसका अच्छा है, जिसकी एप्टीट्यूड अच्छी है वो कर सकता है उसे। बट अगर मैं अपनी बात करूं, पर्सनल बात करूं, तो मैंने जो किया था, तो मैं सेक्शन ए में जो जनरल एप्टीट्यूड होता है उसमें मैंने सिर्फ 2 मार्क्स का अटेम्प्ट किया था। टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड फ्रैंक, जब मेरा जीआरएफ हुआ था एंड आई हैव सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 59। बिल्कुल। तो आई हैव डन ओनली 2 मार्क्स इन दैट एप्टीट्यूड सेक्शन। एंड अगर हम केमिस्ट्री सेक्शन की बात करें तो सेक्शन सी में आई हैव डन 23 क्वेश्चन मैंने सही किए थे, दैट इज ऑफ अबाउट 90 मार्क्स। और फिर मैंने सेक्शन बी व्हाटएवर जो भी बचता है वो मैंने अटेम्प्ट किया था। तो ये मैं नहीं कहूंगा कि आप उस सेक्शन को छोड़ दो या फिर आप उस सेक्शन को मत करो। जिसका एप्टीट्यूड अच्छा है वो उस सेक्शन को भी करे, वो आपकी रैंक सुधारेगा। बट फ्रॉम केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू अगर वो आपका पोर्शन उतना सही नहीं है तो आप डरिए मत, क्योंकि जब आप CSIR केमिस्ट्री के एग्जाम में जब आप CSIR केमिस्ट्री के एग्जाम में बैठते हैं तो वहां पर क्या होता है कि फर्स्ट जो सेक्शन होता है दैट इज नॉट मच इम्पॉर्टेंट, और जो आपका केमिस्ट्री वाला पार्ट होता है दैट इज मच मोर इम्पॉर्टेंट रिगार्डिंग CSIR केमिस्ट्री। और अब हम बुकों पर आते हैं, पढ़ाई कैसे करते हैं। जैसे कौन सी बुक लिस्ट? बिल्कुल, हाँ बुक लिस्ट क्या आपको पढ़ना चाहिए
और कैसे क्या करना चाहिए। तो जैसे हम फॉर इनऑर्गेनिक की बात करते हैं, तो इनऑर्गेनिक में आप जेम्स हुई पढ़ सकते हो, आप मिसलर टार पढ़ सकते हो, और आप हाउस क्राफ्ट की एक बुक आती है उसको पढ़ सकते हो, ठीक है। श्राइवर एटकिंस आती है, उसको आप ले सकते हो। जी these books from inorganic section is sufficient, more than sufficient है ये CSIR एग्जाम को क्रैक करने के लिए, ठीक। हाँ, अगर आप थोड़ा सरल लैंग्वेज पर जाना चाहते हो तो नो डाउट एक टॉपिक होता है इनऑर्गेनिक में, आपका कोऑर्डिनेशन का टॉपिक होता है, बाय इनऑर्गेनिक का टॉपिक होता है, ऑर्नोमेट्रिक सेक्शन का टॉपिक होता है। तो थोड़ा सा इजी लेवल पे अंडरस्टैंड करने के लिए आपकी एक बुक आती है, अजय कुमार की बुक आती है, इसको आप प्रीफर कर सकते हो। एंड आई थिंक इन अ सिंपल लैंग्वेज एंड इट इज इजी टू अंडरस्टैंड, बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखी गई है। एंड बेस्ट बुक फॉर CSIR अगर मैं कहूँ तो यहाँ पर जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है, जो बेसिक से पढ़ना चाहते हैं उनके जी लिए, क्योंकि जब आप हुई उठाते हो, जब आप हाउस क्राफ्ट की बुक उठाते हो, जब आप श्राइवर एटकिंस की बुक उठाते हो, तो उसमें इतनी सिंपल लैंग्वेज रहती नहीं है, ठीक है। जी तो जब आप अगर आपको एकदम सिंपल समझना है, बेसिक से स्टार्ट करना है, तो यू कैन प्रीफर अजय जी कुमार जी की बुक आती है, उसको आप प्रीफर कर सकते हो। फॉर ऑर्गेनिक सेक्शन की हम बात करें तो ऑर्गेनिक सेक्शन में आप क्लेडेन कर सकते हो, कैरुथर कर सकते हो, और एक ज्विफलर की बुक आती है, ज्विफल की बुक आती है, आई थिंक प्रोनाउंसिएशन थोड़ा गड़बड़ हो गया, शायद ज्विफल है, ज्विफल और नैंड्स दोनों वो एक ही अथर है। केमिस्ट्री तो वाले उसकी अंडरस्टैंड आप कर बुक, जाएंगे, केमिस्ट्री के हाँ स्टूडेंट अंडरस्टैंड कर जाएंगे। हाँ, तो ये 3 बुक जो है इस पर आपकी अगर ग्रिपिंग है, क्लेडेन है, कैरुथर है, और आपकी जिफल की जो बुक है, ये 3 बुक ऑर्गेनिक के लिए सफिशिएंट है। नो नीड टू स्टडी एनी अदर टाइप्स ऑफ मटेरियल फॉर ऑर्गेनिक। अगर ये 3 जी बुक आपकी तैयार है तो आप कर सकते हो, एग्जाम क्रैक कर सकते हो। जब हम फिजिकल की बात करते हैं तो फिजिकल में आपका एक देखिए, मैं अपनी बात करूं तो मैंने फिजिकल की जो बुकें ली थी, जैसे आप केएल कपूर प्रीफर कर सकते हो, केएल कपूर की बुक आती है, 5 वॉल्यूम आती है केएल कपूर की। फिर आप एटकिंस प्रीफर कर सकते हो, पीटर एटकिंस प्रीफर कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो बुकों का कलेक्शन रहा कि जो आप बुकें फिजिकल में। एक और बुक आती है, पुरी शर्मा पठानिया की बुक आती है, इंडियन ऑथर में आती है फिजिकल की, बिल्कुल। आप इसको भी प्रीफर कर सकते हो। तो ये तो बुकों का कलेक्शन रहा। हम्म। बट हमें रिगार्डिंग CSIR जो है कि मतलब कैसे क्या, मतलब अगर बुकें नहीं अवेलेबल, किन टॉपिकों के लिए बुक्स चाहिए, किन टॉपिकों के लिए कोचिंग के स्टडी मटेरियल चाहिए, तो इन सब चीजों पर भी थोड़ा हम फोकस बिल्कुल। करते हैं। जैसे जैसे आप जब इस पर आते हो, जैसे पेरिसाइक्लिक एक इंपॉर्टेंट सेक्शन मायने रखता है केमिस्ट्री में, पेरिसाइक्लिक हुआ, फोटो केमिस्ट्री हुआ। तो देखिए, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो मैंने बहुत ज्यादा बुक इन पोर्शनों के लिए नहीं पढ़ा था। मैंने कोचिंग के नोट्स प्रीफर किए थे, और कोचिंग के नोट्स जैसे आपके कैरियर एंडेवर के कोचिंग के नोट्स होते हैं, जी जी या फिर आप जिया सराय में जाओगे, दिल्ली जिया सराय, वहां पर बहुत सारे कोचिंग के नोट्स उपलब्ध रहते हैं, तो उनको आप प्रिफर कर सकते हो। इनफैक्ट मैं कहूंगा आप स्टडी मटेरियल तो सभी ले लो, 8 या 10 हजार के स्टडी मटेरियल होते हैं, उनको आप जी जी ले सकते हो। स्टडी मटेरियल तो सभी ले लो, क्योंकि उससे आपको एक गाइड मिल जाता है कि बुकों को, हमें बुकों में पढ़ना क्या है, क्योंकि बुकें तो बहुत बहुत ज्यादा बिल्कुल मटेरियल होता है बुकों में, और उस पूरे बुक्स को पढ़ के हम CSIR का एग्जाम नहीं क्लियर कर पाए, हाँ वो अदर चीज है कि हम ज्ञान ले सकते हैं, बट टू द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू भी हमें कुछ अपना ट्रैक बदलना पड़ता है। तो उसके जी जी लिए आप स्टडी मटेरियल, जो कोचिंग के स्टडी मटेरियल होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिया, जैसे आप अजय कुमार की कोऑर्डिनेशन और बायोनॉर्मिक और ऑटोमेटिक के लिए प्रीफर कर सकते हो। तो इससे क्या फायदा होगा कि नो नीड टू स्टडी द कोऑर्डिनेशन फॉर, मतलब बहुत लंबा कोऑर्डिनेशन आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। मतलब आप कलेक्शन करोगे, जैसे आप हाउस क्राफ्ट से कलेक्शन करोगे कोऑर्डिनेशन के, फिर आप हुई से कलेक्शन करोगे, फिर आप श्राइवर एटकिंस वगैरह से कोऑर्डिनेशन कलेक्शन करोगे, बट इन अ सिंपल लैंग्वेज और इजी टू अंडरस्टैंड, इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ अजय कुमार के, तो उसको उठा लो, तो वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका काफी कवर कर देगा। जी तो
जैसे ये जो सारी चीजें हैं, जैसे ईएसआर है, ईएसआर है आपका, एनएमआर है, तो एनएमआर के लिए एक पाविया की बुक आती है। तो बुक्स तो आपके पास होनी चाहिए, बट फॉर स्पेक्ट्रोस्कोपी सेक्शन, वॉट एवर स्पेक्ट्रोस्कोपी, दैट इज ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, एनएमआर हुआ आपका, ईएसआर हुआ, आईआर हुआ, तो मैं प्रीफर करूंगा आपको कि आप कोचिंग के स्टडी मटेरियल ज्यादा प्रीफर करना, और कोचिंग मतलब कैरियर एंडेवर की जो स्टडी मटेरियल होता है आप उसको लो, वो ज्यादा आपके लिए क्योंकि वो फ्रूटफुल कहीं और ना कहीं बेनिफिशियल टू द रहेगी। पॉइंट ठीक ऑफ है, व्यू से लिखे गए होते हैं, कहीं ना कहीं वो पॉइंट्स। हाँ बिल्कुल। तो शशांक जी, इसमें ये बताइए कि जैसे इसके पीछे आपका क्या उद्देश्य था, क्यों आप जेआरएफ एग्जाम क्लियर करना चाहते थे? देखिए, जेआरएफ का तो एग्जाम, जैसे उद्देश्य की बात तो जो करें तो मैं बहुत ईमानदारी से बताना चाहता हूँ, मैं बहुत बिल्कुल। आपको हाई फाई नहीं बताऊंगा कि मैं ये है वो है फलाना ढिमकाना, ऐसा कुछ भी नहीं। मैं ऑनेस्टली बताऊं तो आप बिलीव नहीं करोगे, आई वॉज नॉट मच अवेयर अबाउट द CSIR नेट केमिकल साइंस एग्जाम अप टू एमएससी। मैं ये एमएससी तक बहुत ज्यादा अवेयर नहीं था, और जी आफ्टर एमएससी I had started for preparation of CSIR एग्जाम। जी और अब तो बहुत बच्चे हैं तो दे आर मतलब वो प्रिपेयर है पूरी तरह से, वेल प्रिपेयर्ड है, मेंटली प्रिपेयर्ड है कि नहीं हमें एमएससी में CSIR का एग्जाम क्लियर कर देना है। तो इट वाज अ लॉन्ग गैप आफ्टर एमएससी, इट वाज अ लॉन्ग गैप जब मैंने CSIR एग्जाम, CSIR जेआरएफ का एग्जाम क्लियर किया, नियरली अबाउट 3 साल 4 साल के गैप पर मैंने एग्जाम क्लियर किया जेआरएफ का। तो अब लोग ये भी कहते हैं कि आपके दिमाग से सारी चीजें वैनिश हो जाती हैं, स्किप हो जाती हैं, आप नहीं कर सकते हो, तो किसी की अब डिमोरलाइज नहीं होने की जरूरत है। बिल्कुल। और उपदेश की जहां तक बात की आपने, तो उपदेश की बात तो ऐसी थी कि जैसे किसी ने बताया कि यार ये एग्जाम क्वालिफाई कर लोगे तो आप कॉलेज कैडर में असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह के लिए एलिजिबल हो जाओगे, तो दैट इज द मेन मोटिव मेन फॉर दैट कि मैंने ये मतलब ये एग्जाम क्यों क्वालिफाई किया? किया फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। हाँ बिल्कुल। ठीक है, अब तो और हाँ क्यों किया, उद्देश्य क्या था कि ये कॉलेज कैडर के जो एग्जाम होते हैं जिनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अभी भी शायद नेट है, तो उसके लिए मैंने एग्जाम क्वालिफाई किया। फिर आफ्टर दैट जब जेआरएफ निकला तो उसके बाद मैंने पीएचडी के लिए भी अप्लाई जी किया, और पीएचडी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मेरी पीएचडी भी चल रही जी है, मतलब चल रही थी। ठीक है, अब जी। तो फिलहाल तो रुक आपने गई फिलहाल। बन गए टीचर, अभी तो आप हैं हाँ केमिस्ट्री के। हाँ, अभी तो आप मतलब इंटर कॉलेज में मैं करेंटली वर्किंग एज अ गवर्नमेंट केमिस्ट्री गवर्नमेंट। लेक्चरर इन इंटर कॉलेज। जी जी। सो वहाँ पीएचडी फिलहाल अब स्टॉप हो गई है, फिर वहाँ फिलहाल तो वहाँ पीएचडी वहाँ नहीं है। पे आपको बेस्ट टीचर अवार्ड भी मिल चुका है। वो तो बस ईश्वर की कृपा है कि हाँ ऐसा कुछ है। और देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि कोई भी अगर एग्जाम आप क्वालिफाई कर लेते हो तो सामने वाला आपको कहता है यार एग्जाम बहुत टफ था, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, बहुत टफ है, हमने बहुत कुछ नहीं। ठीक है, आप अपना बस कॉन्फिडेंस बनाए रखो कि हाँ हमें क्वालिफाई करना, एग्जाम कोई टफ नहीं होता, एग्जाम किसी प्रकार का कोई टफ नहीं है। बस आपकी प्रिपरेशन थोड़ी होनी चाहिए, आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपका मॉरल सपोर्ट हमेशा बना होना चाहिए, कभी डीमोरलाइज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हो सकता है कभी आप एग्जाम में मतलब 100 200 नंबर के पेपर होते, कभी आप 50 नंबर भी ना पाओ, ये भी होता है एग्जाम में, तो बिल्कुल डीमोरलाइज होने की जरूरत नहीं है। ठीक बिल्कुल। है, बिल्कुल अभी नहीं पाया, नेक्स्ट टाइम हम कर देंगे। ठीक है, मैं आपको बताऊं, मैं CSIR के एग्जाम में एक बार 0.4 से छटा था, नेट में 0.4 से। ठीक है, फिर आफ्टर आफ्टर उसके बाद जब मैंने एग्जाम दिया तो आई वाज डिस्क्वालिफाइड बाय 8 मार्क्स नेट में। ठीक है, जी जी। एंड आफ्टर दैट जब मैंने दिया तो मैं सीधा जेआरएफ क्लियर कर गया। तो अगर उस समय मेरा मॉरल सपोर्ट गिरा होता कि यार क्या हो रहा है, मैं नेट भी नहीं निकाल पा रहा हूँ इतनी मेहनत करने के बाद, क्यों? तो फिर बिल्कुल। तो मतलब सीधे तो आपने ज्यादा कुछ जेआरएफ को क्रैक मतलब किया। सोचना नहीं है। बिल्कुल। हाँ, तो ज्यादा कुछ आपको सोचना नहीं है इसको लेकर कि नहीं, अब बस अपनी मेहनत कंटिन्यूटी बनाए रखनी है। अगर आप इस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो तो देयर शुड बी कंटिन्यूटी, जी कंटिन्यूटी होनी चाहिए आपको इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। बाकी टफ बहुत नहीं है मेरे जी जी। पॉइंट ऑफ व्यू से, टफ कुछ भी नहीं होता है, और टफ ये एग्जाम भी नहीं है, बस आपकी थोड़ी कंटिन्यूटी होनी चाहिए इस होनी एग्जाम को लेकर। तो शशांक जी, ये बताइए कि जैसे इस एग्जाम को आपने क्लियर किया,
तो इसमें जैसे आपको कौन सा पार्ट लगा कि यार ये केमिस्ट्री का ये पार्ट मैं नहीं, मुझे नहीं पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं था, मतलब थोड़ा वन ऑफ द बोरिंग पार्ट कौन सा था केमिस्ट्री का आपके लिए? वन ऑफ द बोरिंग सेक्शन वाज, आई थिंक, सभी पढ़ा मैंने, बट अगर अगर मैं बोरिंग की बात की जाए कि मतलब जो मेरा पढ़ने का मन नहीं करता था, तो दैट इज अ पोर्शन ऑफ स्पेक्ट्रा, आई कुड स्पेक्ट्रा वाला से पोर्शन। स्पेक्ट्रा। या हाँ, स्पेक्ट्रा वाला पोर्शन, वो भी उसमें जैसे हो सकता है कि हमने कभी एक्सपेरिमेंटल इंटरप्रिटेशन ना किए एनएमआर के या फिर आपके आईआर के, तो इस वजह से बोरिंग थोड़ा लगता हो। उसमें कुछ रीडिंग्स रटनी पड़ती हैं, कुछ समझना भी, ऐसा नहीं है, समझना बिल्कुल भी है, बिल्कुल। बट थोड़ा मुझे ऐसा लगा। बाकी तो मतलब अपना अपना एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू है कि व्यू है। किसको क्या लगता है। और सबसे आपको लिए सबसे फनी पार्ट कौन सा लगा कि हाँ ये वाला तो यार मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इसको बार बार पढूं केमिस्ट्री में? हाँ, ये इनऑर्गेनिक सेक्शन, इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक सेक्शन। हाँ, इनऑर्गेनिक सेक्शन, पूरी इनऑर्गेनिक सेक्शन, जो केमिकल बॉन्डिंग हुआ, कोऑर्डिनेशन हुआ, पीरियोडिक प्रॉपर्टी। हालांकि कोऑर्डिनेशन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बट दीज टू चैप्टर्स, केमिकल बॉन्डिंग एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टी, दीज आर नॉट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। बट मुझे पढ़ने में मजा आता था कि हाँ, मुझे पढ़ना है, एक पढ़ना, इंटरेस्ट है, ठीक है। एक इंटरेस्ट हाँ, बना लोग था। कहते थे यार ये, हाँ ये क्यों पढ़ रहे हो यार, इतना तो आता ही नहीं है एग्जाम में, बट ठीक है, जो चीज होता है ना कि जो चीज अच्छी लगती है उसे हम बार 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 करना बार चाहते पढ़ते हैं। हैं, तो बिल्कुल इनऑर्गेनिक सेक्शन में जो, हाँ, बिल्कुल। इनऑर्गेनिक सेक्शन में जो मेरे अनवांटेड से टॉपिक थे, मैंने उनको भी बहुत पढ़ा। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि पहले सीएसआईआर क्लियर करने के लिए अनवांटेड टॉपिक एकदम ना पढ़े। जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे जैसे आप कोऑर्डिनेशन का टॉपिक जब टच करते हैं, तो आपको स्टार्ट ही करना है सीएफएससी और जॉन टेलर से। आपको ये आईयूपीएससी नेमिंग और बीवीटी वगैरह, आइसोमेरिज्म, ये सब पार्ट देखने नहीं है। इंटर के पार्ट तो एकदम नहीं देखने। इंटर और बीएससी तक, बीएससी में थोड़ा बहुत भी ये सब रहता है, तो आपको ये सब पार्ट देखने नहीं। आपको स्टार्ट ही करना है फ्रॉम एलएफटी, लिगेंड फील्ड थ्योरी से स्टार्ट करना है। और फिर वहां पे इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा एंड रिएक्शन मैकेनिज्म, इनर स्फीयर, आउटर स्फीयर, दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट फॉर सीएसआईआर एग्जाम। हम क्या बिल्कुल। करते हैं कि हम पीछे के पोर्शंस पढ़ते रह जाते हैं, पढ़ते रह जाते हैं, पता चला जो इंपॉर्टेंट है उसे टच ही नहीं किया, एग्जाम आ गया हम, ठीक है जी। तो शशांक जी, फर्स्ट पेपर के लिए भी आपने कोई बुक पढ़ी थी? जो केमिस्ट्री में फर्स्ट पेपर एक होता है जो सीएसआईआर का, जो आप 30 क्वेश्चंस के या 30 मार्क्स के आपने जैसे बताया, तो इसके लिए कोई आपने बुक पढ़ी थी? देखिए, टू बी फ्रैंक एंड ऑनेस्ट, मैंने नहीं पढ़ा कोई था। नहीं मैं पढ़ी। क्यों झूठ बोलूं, मैंने हाँ हाँ। मैंने कोई बुक नहीं पढ़ी थी अभी तक, कोई बुक नहीं पढ़ा भी नहीं है। हम्म। और हाँ, क्योंकि मेरी उसके लिए कभी प्रिपरेशन ही नहीं। मैंने कहा ना कि जब मैंने जीआरएफ एग्जाम क्लियर किया, तो आई हैव सिक्योर्ड ओनली 2 मार्क्स इन सेक्शन ए, तो मैंने ज्यादा प्रीफर नहीं किया जी उसको। जी। शशांक जी, अच्छा कितने घंटे पढ़ा जाए? एक नॉर्मल क्वेरी जाती है कि जैसे सीएसआईआर से जेआरएफ क्लियर करने के लिए कितने घंटे पढ़ा जाए, एक नॉर्मल क्वेरी ये रहती है, तो क्या क्या किसको आप किस दृष्टि से देखिए देखते हैं? देखिए वो आपका एक स्टैंडर्ड आपका हो सकता है कि जैसे हम खड़े कहाँ, ठीक हाँ है। बिल्कुल। तो जैसे मान लीजिए कि अगर टारगेट आपका 12 यूनिट पे है और अगर आप 2 यूनिट पे खड़े हो, तो डेफिनेटली यू हैव टू हार्ड वर्क, यू हैव टू डू हार्ड वर्क। बिल्कुल। बट अगर आप टारगेट 12 यूनिट का है, आप ऑलरेडी 10 यूनिट पे खड़े हो, तो फिर आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। पर डे हार्डली अगर आप 2 से 3 घंटा भी पढ़ रहे हो, तो यू कैन डेफिनेटली क्रैक द एग्जाम, ठीक है। ये बट अगर आप नॉर्मल कॉलेज से हो, मतलब नॉर्मल स्टेट कॉलेज से हो, जहां पर मुख्यतः बहुत ज्यादा स्टडी नहीं कराई जाती, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से हो, मतलब सिर्फ मेरा ये इंडिविजुअल मानना है, ठीक है। जी जी। तो क्योंकि जिस कॉलेज से मैं था उसमें बहुत ज्यादा, मतलब सिर्फ 5 साल के एमएससी के पेपर रटा दिए गए, और आप इसे आप सिर्फ हाँ, क्वेश्चन रटाया है और उसको हमने पढ़ के अपना एग्जाम क्रैक आंसर कर कर लिया। बिल्कुल। कंपटी हाँ, कॉम्पिटिटिव कंपटीशन लेवल पॉइंट ऑफ के लिए व्यू आप से कुछ तैयार नहीं। नहीं हो पाते एक तरह से। हाँ, तो मैं आपको सही बताऊं तो मैं वो 2 यूनिट वाला था, ठीक है। मैं वो 2 यूनिट पे खड़ा दो था। से आप तो 12 आए। मुझे वो, हाँ, मैं 2 से 12 पर आया। तो बिल्कुल। वहां पर मैं अपनी इंडिविजुअल व्यक्तिगत बात करूं तो मैंने जब मैंने सीएसआईआर का एग्जाम क्लियर किया था, तो मैं पर डे 7 से 8 घंटा पढ़ता था, पढ़ता ठीक था। है।
तो हाँ, तो नॉर्मल रूटीन में आपको इतना नहीं 4 से 5 घंटा आपको जो है वो स्टडी जी करना रहेगा। और मैं मतलब जैसे मैंने कहा ना कि मैं कोई बहुत हाई फाई बात नहीं करूंगा। आई एम अ स्लो लर्नर, मैं एक स्लो लर्नर हूँ। मैं कोई चीज ऐसा नहीं है कि मुझे आपने तुरंत दिया और मैं उसको ग्रिप करके तुरंत मैं एकदम एक्सीलेंसी वाला हूँ, ऐसा कुछ बिल्कुल भी नहीं बिल्कुल। है। आई एम अ स्लो लर्नर, मतलब हो सकता है केचुए की कोई चाल से टॉपिक धीरे धीरे चलते हुए। आप हाँ, हाँ, बट वही कहा ना मैंने कि मतलब अगर आप 2 यूनिट पे स्टैंड हैं, तो आप 12 यूनिट तक पहुँचेंगे, बस थोड़ा धीरे पहुँचेंगे, टाइम लगेगा टाइम बट लगे, डेफिनिटली यू विल पहुंचेंगे रीच, ठीक डेफिनेटली। है? पहुँचेंगे, ज़रूर पहुँचेंगे, हाँ। उसमें कोई वो वो नहीं, नहीं है, ठीक है? बिल्कुल। बस मेहनत की ज़रूरत है वहाँ। जी, जी। अच्छा शशांक जी ये बताइए कि जैसे कि आपने जेआरएफ का एग्जाम जब क्लियर किया और आपने मतलब हुँ, कई अटेम्प्ट आपने जो तो नेट भी नहीं निकाला, जैसे फिर बाद में अचानक आपने डायरेक्ट हुँ, सीधे जेआरएफ क्रैक किया। तो जब रिजल्ट आपने बिल्कुल, डिस्प्ले बिल्कुल। पे देखा तो उस समय आपको कैसा लगा? मतलब कि उस समय तो बहुत हैपली मोमेंट था, क्योंकि मैंने मतलब इसके लिए समझ जाइए कि एट दैट टाइम, अब आप अंदाजा इसी से लगा लीजिए कि आजकल गवर्नमेंट जॉब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? बिल्कुल, बिल्कुल। बट जब मेरा सीएसआईआर का रिजल्ट आया था, तो मैंने उसके लिए इतनी मेहनत की थी कि मैं मेरे दिमाग में ये था यार, मुझे गवर्नमेंट जॉब ना मिले लेकिन इसको निकालना है, बिल्कुल। मतलब ये निकलना जेआरएफ चाहिए। तो आप हाँ, जेआरएफ निकालना है या नेट निकालना है। मुझे गवर्नमेंट जॉब अभी फिलहाल में, मतलब ये ऐसा था कि मैं एक मतलब डबल ऑप्शन रख सकता था कि अगर मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए और मुझे अगर ये एग्जाम क्लियर करना है तो व्हाट आई हैव टू डू। तो मैं उस पर अपना बटन दबाता कि नहीं, आई हैव टू क्वालिफाई दिस एग्जाम, आई डोंट नीड गवर्नमेंट जॉब फॉर बिल्कुल, दिस मोमेंट। तो बिल्कुल, जैसे है क्या कि आप उसी से अंदाजा लगा सकते हो कि मतलब कितना हैप्पी मोमेंट रहा होगा दैट टाइम, ये बिल्कुल। एग्जाम जब मेरा निकला और जब एक मैं जेआरएफ हुआ। तो मैं बहुत परेशान सा था, क्योंकि मतलब मैंने बहुत मेहनत की थी इस एग्जाम के लिए। जी, और जी। मतलब जब निकला तो बहुत ही हैप्पी मोमेंट था। मतलब मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मतलब आई आई हैड क्वालिफाइड जेआरएफ, मतलब जी, जी। मैं क्वालिफाई हो चुका हूँ जेआरएफ। तो जी, कांट बी एक्सप्रेस्ड जी। अच्छा सबसे कांट बी पहले आपने एक्सप्रेस्ड। रिजल्ट के बारे में अपने घर में या फैमिली मेंबर में किसको बताया कि हाँ, मैंने जेआरएफ कर लिया है अब? फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, पहले तो ये जो रिजल्ट है, जो जीआरएफ का, जो भी छोटा बड़ा जो भी आप मानते हो इस एग्जाम हाँ, को, हाँ। ठीक है? तो मेरे लिए तो खैर ये ठीक, मतलब एग्जाम अच्छा था, और मेरे सारा इसका जो सारा क्रेडिट है वो मेरे फैमिली मेंबर को जाता है। बिल्कुल। उन्होंने मुझे बहुत ही सपोर्ट किया। और मेरे भाई ने रिजल्ट देखा था, मेरा छोटा भाई जो है उसने रिजल्ट अच्छा, देखा था। और वो उसके लिए मतलब मैं उसको बड़ा लकी मानता हूँ कि मतलब वो जब मेरा कोई रिजल्ट देखता है तो तो हो ही मतलब वो जाता है कोई सिलेक्शन। पॉजिटिव रिजल्ट ही आता है। हाँ, हो ही जाता है। नहीं, नहीं बहुत बिकॉज बढ़िया। बिकॉज अ, मैंने बहुत बार ये नेट का एग्जाम दिया था, और हर बार मैं ही देखने जाता था और फिर मुंह लटका के वापस चला आता था, यार क्या हो गया, ठीक हुँ, है? एंड दैट टाइम जब मैं जेआरएफ क्वालिफाई हुआ था, मतलब ये मेरा एक जस्ट फनी बिल्कुल, मोमेंट ही मान लो, ठीक है बिल्कुल। इसको। तो जस्ट उन्होंने, जब मेरे छोटे भाई ने देखा, तो मतलब उसने बताया कि भैया यू हैव क्वालिफाइड क्वालिफाइड फॉर जेआरएफ। तो जेआरएफ। मैं कहा अरे यार, मतलब क्या हो गया ये तो जैसे होता है ना कि वो मतलब एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो हाँ, मेरा भाई इन सब मामलों में, और खासकर मेरे लिए बहुत ही लकी है, मेरा भाई बिल्कुल, बहुत लकी है मेरे लिए, बिल्कुल। ठीक है? और मेरे फैमिली मेंबर्स, मेरे पेरेंट्स काफी सपोर्टिव हैं इन सबको जी, जी। लेकर। मेरे माता जी, पिताजी, उन्होंने कहा हाँ यार, आप मेहनत करो, क्यों नहीं निकलेगा ऐसा कुछ। बिल्कुल। अच्छा जी। शशांक जी ये बताइए जैसे जो बच्चे भविष्य में केमिस्ट्री से जेआरएफ का एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई करना चाहते हैं, हम्म, वो जूनियर रिसर्च हम्म, फेलोशिप प्राप्त करना चाहते हैं और सीएसआईआर का ये एग्ज़ाम क्रैक करके भविष्य में कुछ करना चाहते हैं, असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बनना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या हम्म। कहना चाहेंगे? कि मतलब वो देखिए उनके लिए, हम्म, जी, कंटिन्यू, कंटिन्यू। देखिए पहले तो सबसे बड़ी बात है कि हम ठीक है, सपने पालना अच्छी बात है, ठीक है? लेकिन पहले आप उस चीज के लिए मेहनत कीजिए। देखिए, सपने हम बहुत पाल लेते हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, मतलब अभी एग्जाम निकला नहीं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, फलाना ढिमकाना, ठीक है? तो बिल्कुल, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड सजेस्ट द स्टूडेंट कि आप इतनी मेहनत करिए, एग्जाम क्वालिफाई करिए। जब एग्जाम आपका एक बार क्वालिफाई हो जाएगा, तो अनेक रास्ते उस एग्जाम के बेस पर क्लियर हो जाते हैं कि आप आईआईटी से पीएचडी करना चाहते हो, या सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पीएचडी करना चाहते हो, या असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो, बहुत सारे ऑप्शंस खुले होते हैं, या आप रिसर्च में जाना चाहते हो। तो वहां पर जब आप जेआरएफ का एग्जाम क्वालिफाई करते हो, तो आपको बता दूं मैं
कि आपको जब आईआईटीज वगैरह में आप इंटरव्यू देने जाते हो तो वहां पर जो प्रोफेसर्स होते हैं वो भी एक जेआरएफ कैंडिडेट को यूजुअली एलिमिनेट नहीं करना चाहते। बिल्कुल वहां पर मैं ये तो नहीं कहूंगा कि इंटरव्यू फॉर्मेलिटी होती है, बट बिल्कुल आप अपना मतलब 60 से 70% मान सकते हो कि आप वहाँ आप क्वालिफाई हो सिक्योर जोन जाओगे। में जा चुके हो, ठीक है। बिल्कुल। हाँ, आप वहां क्वालिफाई हो जाओगे, ठीक है। हम्म, तो जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो मतलब अपने जूनियर्स को या जो जिन्होंने नहीं क्वालिफाई किया है उनको यही सजेस्ट करना चाहूंगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप मेहनत इतनी ज्यादा करिए कि आप पहले एग्जाम क्वालिफाई कर दीजिए। एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आपको तमाम रास्ते मिलेंगे, फिर आप जो करना चाहते हो वो कर सकते हो। रिसर्च बिल्कुल करना चाहते हो, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो, जी। आपके बहुत सारे रास्ते खुले हुए हैं। अच्छा बट शशांक सपने जी, पालना अच्छी बात है, बट अभी अगर एग्जाम नहीं क्वालिफाई हुआ तो फिर बहुत सारे सपने सपने हाँ रह बोलिए। जाएंगे। बिल्कुल। हाँ शशांक जी, जैसे कि सपने रहे। एक ये क्वेश्चन आता है कि कोई आपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की मदद ली थी? हाँ, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म देखिए क्या है, अभी तो मैं आपको सही बताऊं तो हमने जब भी किया तो ऑफलाइन कोचिंग किया, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की कोई हेल्प नहीं ली थी। टू बी ऑनेस्ट, ऑनलाइन बिल्कुल बिल्कुल प्लेटफॉर्म की कोई हेल्प नहीं थी। लेकिन ये जो 6 महीने कोरोना के चल रहा है। चले, इसमें बहुत सारे, हाँ अभी चल भी रहे हैं, बिल्कुल मतलब अभी बिल्कुल। ये जो हाँ लॉकडाउन का मैंने सेशन बताया, बिल्कुल तो इसमें बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अलग अलग सेक्टर्स पर, अलग अलग लेवल्स पर खुले हुए हैं। फॉर जेई एडवांस खुले हुए हैं, फॉर नीट खुले हुए हैं, फॉर सीएसआईआर खुले हुए हैं। तो हम अगर सीएसआईआर की बात करें तो बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यहाँ पर हैं, उपलब्ध हैं। आप जैसे केम एकेडमी प्रीफर कर सकते हो, केम फैक्ट प्रीफर कर सकते हो। बहुत सारे ऑनलाइन बिल्कुल प्लेटफॉर्म हैं जिन पे आपके टॉपिक्स आपके क्लियर हो सकते हैं, ठीक है। जी जी तो ये सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। ज्यादा प्रीफर आप केम एकेडमी को करो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए, बिल्कुल बिकॉज मेरे हिसाब से इस समय वो बहुत ही बेस्ट है। बिल्कुल। जी, तो शशांक जी, चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग धन्यवाद इस चैनल पे धन्यवाद। किसी भी तरह की क्वेरी के लिए कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम आगे इसमें रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाएं और सारी चीज़ों को आगे कवर करेंगे। आप इस चैनल को कमेंट करके हमसे कोई भी क्वेरीज कर सकते हैं। नमस्कार। ठीक, ठीक है, नमस्कार।